तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद की मशहूर कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। बेनामी दाव सिंह गौरीपुर गांव के ज़मींदार और नंबरदार थे। उनके पिता माँ किसी समय बड़े धन्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थित पंजर के सिवा और कुछ शेष ना रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनामी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों की परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर तेज दूध वह उठाकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी के वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे में प्राय खरल की सुरीली करम मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लोहार और कोलकाते के वेदों से बड़ी लिखी पड़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अध्यापी होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े ज़ोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़ी उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते थे और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धर्मकीर्ता तथा प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है उसी वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। वही कारण था कि गांव में ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती। स्वयं अपनी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। वह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरा देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़ी उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारी, झाड़ू, फनूस, ऑनररी मजिस्ट्रेट और शेन जो एक प्रतिष्ठित तालुकदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूपी सिंह। बड़े उत्तरचित और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुई और देवयोग से सब की सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपये का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौड़ी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसके ठाकुर भूपी सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो वह चाहती थी कि शन के बोझ बढ़े और ना वह स्वीकार था कि उन्हें अपनी भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकांत उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूपी सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह को आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी ना थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक ना थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यहाँ तक कि सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी न थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समय कभी देखा ना था। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आए और भवज में से बोले, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी की विफायत
क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठे तो दाल में घी ना था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोले, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो फूल पाव भर रह गया, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावक कि ये ढिहाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मेके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, सितरी गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की नींद उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो ना लाख का, वह इतना घी नित्य नहीं करा खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज का मजा चखाते, अब अप्पड़ उजड़ ठाकुर से ना रह गया। उसकी स्त्री एक धारण जमींदार की बेटी थी, जब भी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खुड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री के बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, उससे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकांत सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना खाया ना पिया, उनकी बात देखती रही। अंत में शनिवार को ये नियम अनुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुष को इन बातों में ऐसी आनंद मिलता था कि खाने पीने को भी सुधि न रहती। श्रीकांत को पिंडू छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनामी माधव सिंह ने बेटी की ओर से साक्षी दी, हाँ बहू बेटियों की ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मुर्दों को मुँह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है, तो हम भी कोई कुमारी कहर नहीं? श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही समझ उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकांत खा पीकर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह जुलस दे। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसकी चपरासीगिरी करने का भी शेर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मार कर यूं ना करता। श्रीकांत, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, पर सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठे तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उसने अन्यायी से मुझ पर खुड़ाव फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोकी तो सिर पर चोट लग जाती। उसी से पूछो, मैंने कुछ कहा है वह सच है या झूठ? श्रीकांत ने आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इससे छोकरे को ये साहस। आनंदी स्त्रियों को स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसुओं उनकी पलकों पर रहते। श्रीकांत बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोधहीन भड़कने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक न झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निब्बा ना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़ हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वह ही बातों पर मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों का उपदेश देने पर कितना सहज है।
बेनामी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकांत? इसलिए कि मुझे भी अपने मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वह मेरे सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खुड़ाव और जूतों की बिछारें होती हैं। कड़ी बात चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वह तक कि मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम में मरूं। मैं बेनी माधव सिंह कुछ जवाब ना दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके एक ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान हो, कर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियाँ इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसी मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरी ही समझने बुझाने से इसी गांव में कई बार संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उदारदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए ये कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देते। आप अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और बातें ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपने भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री से पूछो। श्रीकंठ जी, नहीं। उसकी क्रूरता और अविवेकता के कारण दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यही नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्का चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वानियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिल मिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वह कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है इसलिए वह दब्बू है, उसने विद्या पढ़ी इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह अपनी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता, ये उसकी मूर्खता है। इन महाभावों के शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगन की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुरानी आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोल उठे, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के के अपराध हो गया। इलाहाबाद के अनुभव रहित जलाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपने बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े हो क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दृष्टि को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह घर में रहेगा या तो मैं। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार अपने आप संभाल दूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उसे कहिए या जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, बस ये मेरी अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़े बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ कि श्रीकंठ के सामने चारपाई ऊपर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी इतना ही मान करता था। श्रीकंठ का भी उससे हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे गुड़ का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आता तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ड्योढ़ी जवान की नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में भी जाकर उसे गले से लगा लिया था। 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलीन हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं था कि उसने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। मैं उसे समझा था कि भैया मुझे बोल कर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसके इस निर्दय
की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया से निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए नंदी के द्वार पर खड़ा था, उस समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आया। भाई को खड़ा देख तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी को शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति को झुंझला रही थी कि इतना गर्म क्यों होते हो। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन में मैल धोने के लिए नयन जल के उपयुक्त और कोई वस्तु न थी। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी खड़ा बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलीन हो गई है, ऐसा ना हो कि कहीं चल दें। श्रीकंठ ने उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा, आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं। आनंदी, तुम्हें मेरी सुगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि भैया को मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर के कदापि न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघलता। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिरकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारे मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेंगे तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृतांत सुना, उसी से इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।